नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का, जिसमें देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर दिल्ली की आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप बिना सबूत साबित नहीं होते, इसलिए सभी 39 आरोपियों को बरी किया गया है। इसके अलावा चार्जशीट में भी खामियां पाई गई। फैसले के बाद केजरीवाल भावुक नजर आए और मीडिया से बात में कहा कि यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। केजरीवाल ने कहा कि हम हमेशा कहते थे कि सत्य की जीत होती है, भगवान हमारे साथ है, सत्य की जीत हुई। और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। इधर सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह तय किया जाएगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा जाए या इस मामले में आगे कार्रवाई की जाए। सीबीआई ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या ट्रायल कोर्ट ने उन पर ठीक से विचार नहीं किया। मोदी जी ने मिल के सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से हो गया जेल में डाला गया और 6 महीने जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। अरे यार, पूरा का पूरा फर्जी केस हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई। और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कर रहा है माइक यार पूरा। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी accused थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। तो केजरीवाल बरी हो गए हैं। सीबीआई के पास ठोस सबूतों का अभाव रहा और इसी वजह से केजरीवाल को बरी कर दिया गया। उनके साथ बाकी 23 जो लोग थे उन्हें भी बरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील पर अब सुनवाई होगी
और हाईकोर्ट तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा जाए या इसमें आगे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ये आने वाले दिनों में तय होगा। दरअसल दिल्ली शराब केस का ये पूरा मामला है। कहा गया कि आबकारी नीति में बदलाव करके साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करोड़ों के घोटाले हुए। इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की। इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो जेल गए। इसके अलावा उस दौरान उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, इनके अलावा और कई मंत्रियों को भी गिरफ्तार किया गया, जेल में रहे। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है तो उसमें सभी को बरी कर दिया है। अब केजरीवाल का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, ये सच्चाई की जीत हुई है। तो शराब नीति का ये पूरा मामला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताई थी और एलजी ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की हरी झंडी दिखाई। इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया था अगस्त 2022 में। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी सितंबर 2022 में, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ईडी ने केस दर्ज किया तो तुरंत इस पॉलिसी को ही रद्द करना पड़ा। इसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी 21 मार्च 2024 को, जिसके बाद से 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वो कई महीनों तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें जमानत दी। 2 जून को केजरीवाल ने दोबारा सरेंडर कर दिया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट किया। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई और राफाल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह करीब 9:15 पर जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची थी। सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठी। फिर सुबह करीब 10:15 पर ग्रुप कैप्टन एनएस बहुआ के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में 25 मिनट उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। तो ये 2 तस्वीरें आज की बेहद खास रही। जैसलमेर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रचंड, उसमें उन्होंने उड़ान भरी। बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति। और ये तस्वीरें जैसलमेर से नजर आई। दरअसल जैसलमेर में इन दिनों सेना का जमावड़ा लगा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक पहुंचे हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति खुद मौके पर पहुंची और प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है उसमें उन्होंने उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान सीमा पर वो को पायलट बनी और करीब 25 मिनट तक हवा में वो नजर आई। इस दौरान उन्होंने फायरिंग रेंज का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो राफेल में उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण हवाई फील्ड रेंज का जायजा लिया। राष्ट्रपति ने कॉकपिट से रेडियो के जरिए देश को मैसेज भी दिया। तो राष्ट्रपति की ये प्रचंड उड़ान जैसलमेर में देखने को मिली। वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत कहा। फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली राष्ट्रपति है। ये 2 तस्वीरें जैसलमेर की। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले सुखोई और रफाल जैसे फाइटर प्लेन में भी उड़ान भर चुकी है। तो जैसलमेर के सोनार दुर्ग के ऊपर उन्होंने उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड हवा फायरिंग रेंज का जायजा लिया। तो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। ये स्वदेशी है, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया का बाहुबली मॉडल है और ये देश के रणनीतिक क्षेत्रों में बेहद अहम है। और इसी हेलीकॉप्टर में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। करीब 25 मिनट तक वो हवा में नजर आई। ताकत, तकनीक और मारक क्षमता इसे भारतीय वायुसेना का बाहुबली बनाती है। LCH में पायलट के अलावा एक गनर बैठता है, यानी ये जो प्रचंड जहाज है वो हेलीकॉप्टर जो है बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए ये लड़ाई के वक्त में बेहद काम आने वाला है। इस हेलीकॉप्टर में गनर भी बैठता है ताकि वो दुश्मन पर गोलियां बरसा सके। एक बार में 1750 किलोग्राम वजन ले जाने की क्षमता है। 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जाकर हमला कर सकता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है और 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में 700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है ये हेलीकॉप्टर, और युद्ध के दौरान ये भारत की रणनीति को और मजबूत करने में बेहद अहम रहेगा। हवाई निगरानी, हवाई हमले में ये प्रचंड हेलीकॉप्टर बेहद अहम रहने वाला है। मेक इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ान भरी। और अब बात एक युद्ध की। दरअसल अफगानिस्तान ने गुरुवार की देर रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। ये हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास है। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक किए। पाकिस्तान का दावा है कि अब तक 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। 27 तालिबानी चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 9 पर कब्जा कर लिया गया है। इस दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के नंगरहार, नुरिस्तान, कुनार, खोस्त, पख्तिया और पक्तिका जैसे बॉर्डर इलाकों में दोनों पक्ष में संघर्ष जारी है। ये चौकियां नंगरहार के गोश्ता जिले और कुनार प्रांत में डुरंड लाइन के पास है। तो अब एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है और ये युद्ध एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहा है। मौजूदा तालिबानी सरकार जो है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बता रही है कि तालिबान भी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल डुरंड लाइन जो बॉर्डर सीमा है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है, इसी के कई इलाकों में जो है फायरिंग चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये जंग के हालात बने हैं। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया गया है। गुरुवार रात से जंग की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान ने भी अलर्ट ऐलान कर दिया है और अफगानिस्तान का कहना है कि 55 पाकिस्तानी सैनिकों के उनको हमने मार दिया है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की युद्ध के ये हालात, पाकिस्तान का दावा है कि 130 अफगान लड़ाकों को मार गिराया गया है। दरअसल ये शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत कई बार पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमले हुए। पाकिस्तान का आरोप है कि अब बगल का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहां पर कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको तालिबान की सरकार पनाह दे रही है और वो पाकिस्तान में घुसकर जो है वो पाकिस्तान में जो है हमले कर रहे हैं, आत्मघाती हमले कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर के अब पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान पर स्ट्राइक किया, वहां पर हमले किए जिनमें कई लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान का कहना है कि इस हमले में मासूम बच्चों की भी जाने गई, जिसके बाद से गुरुवार की रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच जो है उसके बाद से तालिबान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब चलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव के वजहों को जान लेते हैं। 132 साल पुराना है डुरंड लाइन विवाद। ये वो रेखा है जो ब्रिटिश काल में बंटवारा किया गया था, तब अफगानिस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ था। डुरंड लाइन के दोनों तरफ पख्तून आबादी है। पख्तून आबादी बड़ी संख्या में है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। डुरंड लाइन को मान्यता नहीं देता है अफगानिस्तान। ये एक बड़ा सवाल है। डुरंड जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसे पाकिस्तान तो मानता है लेकिन अफगानिस्तान कहता है ये असली लाइन नहीं है।
एक दूसरे पर आतंकी हमले करने के आरोप जो है दोनों देश लगाते रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमारे देश में जितने आत्मघाती हमले होते हैं वो सब अफगानिस्तान के द्वारा ही किए जाते हैं, वहां के लोग उसमें शामिल होते हैं। तालिबान सरकार के आने के बाद से ये तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। उनका क्या कहना है वो देखते हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर अपना बयान रखा और कहा कि वो जो है अपनी टेरिटरी की रक्षा करेंगे और अगर हमला करता है पाकिस्तान तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल ये तालिबान कर भी रहा है, पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। कई चौकियों पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा भी कर लिया है। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी जो है वो लगातार पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध जैसा ये जो माहौल है ये कहां जाकर रुकता है ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ पड़ोसी देशों ने इस पूरे मामले में दखल देने की पेशकश की है। ईरान, रूस और चीन जैसे देशों ने कहा है कि वो मध्यस्थता की पेशकश करते हैं। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर जो है वो अपना पक्ष रखा। तो आने वाले दिनों में और तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच समस्या का हल बातचीत हो यह भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बातचीत कब शुरू होगी और जंग कब तक रुकता है। अफगानिस्तान के दावों के मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिकों को उसने मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी तालिबानी लड़ाकों को मारा है। तो ये जंग के हालात जो है वो कहां जाकर रुकते हैं ये देखना होगा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद अब बात करते हैं सरेंडर करने वालों की। दरअसल सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़े पुनर्वासित नक्सली शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। 120 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही देखी। सभी का स्वागत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया, साथ ही सभी से बातचीत भी की। इस दौरान सभापति धर्मलाल कौशिक ने सभी को शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात कराई। पुनर्वासित नक्सली पूर्व प्रवक्ता रुपेश के साथ विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा में कैसे पक्ष और विपक्ष जो है वो कार्यवाही को आगे बढ़ाता है उसको पुनर्वासित नक्सलियों ने देखा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभूतपूर्व तस्वीर आज देखने मिली। आज जो पुनर्वासित नक्सली हैं वो यहाँ पर पहुंचे। रुपेश दादा इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश जी, हम लोगों को तो यहाँ पर आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी और आसंदी ने भी आप लोगों का स्वागत किया। आप लोग यहाँ पर पहुंचे, कार्रवाई भी देखी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिले, कैसा महसूस कर रहे और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद, आप मौका दिया हम यहाँ देखने के लिए, और आप ही सभी मीडिया साथियों को भी धन्यवाद। कोई खास नहीं, जानते, पहले से भी जानते, परिस्थितियां यहाँ तक आने का मौका दिया और समझेंगे क्या करना है। अभी कोई खास ऐसा है, साधारण सा है। अब आप लोगों की आगे की क्या गतिविधियां होंगी, कैसे आप लोग काम काज संचालित करेंगे, क्या कहेंगे? जो पहले में हम सब लोग आते समय जो तय करके आए थे, पहले से जो जनता के बीच में जनता के समस्याओं के लेके डेडिकेटेड के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आगे भी हमारा भविष्य में भी वही रहेंगे। क्या उसका रूप कैसा रहेगा भविष्य बताएगा। आपके साथी भी लगातार आ रहे हैं, कितना सकारात्मक वातावरण बन पा रहा है और बस्तर का विकास कैसे होगा, बस्तर आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसके लिए भी आप लोगों की क्या भूमिका हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। बाकी भी साथी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? और जो है अभी उनको क्या कहेंगे? उन लोगों को भी अभी तो हम पार्टी का नेतृत्व तो मोटा मोटी सब लोग आ गए, इसलिए बाकी लोग भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कल जैसा घटना, फिर जो देव जी आने के बाद भी कल जो घटना हो ऐसा ना हो। सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, पहले मैं सरकार भी ध्यान देना है, समय देना है, उन लोगों को आने के लिए मौका देना है, यही है मेरा बात। ये देखना होगा कि वो किस तरह से आने वाले समय में आदिवासी हितों को लेकर, जनता के हितों को लेकर बस्तर में काम करेगी और उनकी भूमिका किस रूप में सामने आएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। 31/2026 में अब 40 दिन से भी कम समय बचा और ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभूतपूर्व तस्वीर नजर आई।
पुनर्वासित नक्सली जो हैं वो यहां पर पहुंचे, विजय शर्मा जी से मुलाकात भी की और उन्होंने सभी मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। आपके लिए कितना सुखद क्षण है? 40 दिन बचे और ये जो तस्वीर नजर आई वो कितना अभूतपूर्व है? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अगर संतुष्टि की बात कहें आप, तो ये संतुष्टि देने वाला पल है जब दशकों दशक भारत के संविधान को न मानकर माओवादी संगठन के विभिन्न दायित्वों में ये लोग रहे, जंगलों में घूमते रहे, विभिन्न घटनाओं में रहे। आज उन्होंने पुनर्वास किया है, लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र के मंदिर में आकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। और भी बड़ी बात तब हो गई जब किसी बड़े व्यक्तित्व के आने पर आसंदी से घोषणा की जाती है। आज आसंदी ने इनके उपस्थिति में इस बात की घोषणा की कि सारे ही पुनर्वासित लोग, मुख्यधारा में लौटे लोग आज यहाँ सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी घटना है। सब जितने लोग आए हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो बचे हैं वो भी आ जाएं जल्दी और समय से पहले आ जाएं। सभी का यही सोचना है, सभी का यही मानना है। इनका भी यही स्पष्ट मत है कि उन जंगलों में ऐसे घूमते रहने से, बंदूक लेकर घूमते रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आप किसी भी तरीके से न किसी का भला कर पाएंगे, न अपने परिवार का भला कर पाएंगे, न अपना स्वयं का भला कर पाएंगे। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जुड़ करके लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, यही अच्छा है। तो ये विजय शर्मा जी है जिनका खासतौर पर कहना है कि जो लोग वापस अभी तक नहीं आए हैं उनको जल्द वापस आना चाहिए, क्योंकि बंदूक का अब बस्तर में कोई काम नहीं है और जो अनियमितताएं हैं राशि मिलने में, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात को विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।